सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत हरियाणा के सफ़र पर हैं हम। हरियाणा जो इस समय चुनावी दृष्टि से बड़ा गरमाया हुआ है। इस समय हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हरियाणा की सियासत की जब भी बात आती है तो वो बात भजनलाल जी के बगैर पूरी नहीं होती, और जब भजनलाल जी की बात आती है तो उत्तराधिकारी के रूप में नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का। एक अरसे के बाद ऐसा विधानसभा चुनाव है जिसमें कुलदीप बिश्नोई हैं तो सही, पर खुद मैदान में नहीं है, पर फिर भी मैदान में है। तो ये बदले हुए हालात को लेकर कुलदीप बिश्नोई क्या देख रहे हैं, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और अगली पीढ़ी के भविष्य को वो कैसे देख रहे हैं, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। तो कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो एक लंबे अंतराल के बाद कुलदीप बिश्नोई जी एक ऐसे चुनाव में मैदान में दिख रहे हैं जहाँ खुद मैदान में नहीं है। ये बदलाव कुलदीप बिश्नोई को कितना परेशान कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैदान में हूँ मैं, बिल्कुल चुनाव लड़ नहीं रहा पर लड़वा रहा हूँ जी। तो लड़ने वालों से लड़वाने वाला बड़ा होता है जी जैसे कृष्ण भगवान जी सारथी थे, खुद महाभारत नहीं लड़ी, ये महाभारत जितवा दी इन्होंने जी। तो वही है मेरा प्रयास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जितना फ़ायदा पूरे प्रदेश में घूम के दे सकूँ चौधरी भजनलाल जी के वोटरों का या जिन मेरे संघर्ष के साथियों का उतना पहुँचाने का प्रयास करूँ। नहीं, आपने कहा कि लड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़वाना होता है। भाजपा में रिटायरमेंट की उम्र तथाकथित तौर पर 75 साल मानी जाती है। कुलदीप बिश्नोई जी ने तो अभी 60 बसंत भी नहीं देखे जीवन में। अभी से चुनावी राजनीति से तौबा तौबा, क्या ऐसा हो गया कुलदीप बिश्नोई जी? नहीं, तौबा तौबा नहीं है। मैंने कहा था ये विधानसभा नहीं लड़ूंगा मैं, अलबत्ता तो अगले होता है लोकसभा, अगले लड़ लें, आगे राज्यसभा हो जाए, कुछ और हो जाए, चुनावी रणनीति से मैं कभी दूर नहीं हुआ, ना भी होऊंगा मैं। इस विधानसभा चुनाव में मेरा इच्छा थी, पार्टी चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूँ। 3 विधानसभाओं में मुझे कहा गया इन तीनों में से कोई आप एक ले लें, तो मैंने बड़े विनम्र रूप से प्रार्थना की कि जी मेरे को हरियाणा में मैंने 27 विधानसभा ईयर मार्क किए हैं, जब मैं जाना खुद चाहता हूँ, बाकी पार्टी की भेजेगी तो लाभ मेरा ज़्यादा पार्टी को मिलेगा अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूँ। बाकी मेरा बेटा लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ, एक ही बात। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि 3 विधानसभाएं मुझे प्रस्तावित की थी। कुलदीप बिश्नोई के विषय में तो कहा जाता है भजनलाल जी के बेटे हैं, नामांकन भर देंगे, चुनाव निकल जाएगा। तो फिर क्या डर ऐसा आपको रहा कि आपको लगा कि अगर फॉर्म भर दिया तो जा नहीं पाऊंगा? हालात इतने प्रतिकूल हो गए क्या जमीन? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं फ्री माइंड से जाना चाहता हूँ। मैंने मेरे पिताजी से सीखा है कि चुनाव होता है। मैंने पिताजी को एक बार बोला था कि भाई आदमपुर से भी कोई आपको भजनलाल जी को कोई हरा सकता है क्या? आप क्यों इतना घूमते हो गाँव में, क्यों हमें घुमाते हो इतना? तो चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, चुनाव होता है बेटे। चुनाव के दिन मैं सिर्फ एक कैंडिडेट हूँ भजनलाल जी, और चुनाव को सीरियसली लेना चाहिए। तो मैं अगर चुनाव लड़ता तो एक बार वोट जाके हर गांव में मेरा वोट मांगने का धर्म बनता था। उससे मेरे कम से कम 4 या 5 या 6 दिन निकल जाते। उन 6 दिनों में कम से कम 11 या 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं प्रदेश ही कवर कर सकता हूँ। तो कुलदीप जी का जिक्र आता था तो उसके साथ में कांग्रेस का जिक्र आता था। कांग्रेस आई हो चाहे जनहित कांग्रेस हो, पर कांग्रेस रहती थी। पहली बार ऐसा विधानसभा चुनाव है जिसमें कांग्रेस के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई है। अपनी ही पार्टी में जिसने इतने साल लगाए उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए मन कितना कसमसा रहा है? देखिए, ऐसा है, हमने ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैंने अपने जीवन में पहली बार कांग्रेस शब्द से मैं दूर हुआ, और जब दूर हुआ उससे पहले सारे कार्यकर्ताओं से, परिवार में सबसे बैठ के हमने फैसला किया कि भाई अब जाएंगे तो वापस कांग्रेस शब्द के अंदर हमने नहीं आना है। या तो जाऊँ तो इसमें आऊँ। निस्संदेह एक बार कांग्रेस शब्द से दूर होने में अवश्य पीड़ा हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने सारी उम्र कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया प्रदेश में और देश के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब हमने देखा कि अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई है, कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता, भ्रष्टाचारी, उस टाइप के लोगों को तवज्जो दी जा रही है, तो हमने फिर ये फैसला किया कि भाई अब हम एक ऐसी पार्टी में चलें जो देश हित के बारे में सोचती है और देश को विश्वगुरु बनाने की ओर बढ़ा रही है। तो आपने इसलिए पार्टी बदल ली, पर जिस पार्टी में आए वो पार्टी कितनी भारी है? नहीं, पार्टी तो भारी है बिल्कुल। देखो, पार्टी ने मान सम्मान मेरे को दिया। पहले राजस्थान में मुझे सह प्रभारी बनाया, फिर हरियाणा में भी 2 कमेटीज़ में, एक का संयोजक बनाया, एक मेंबर लिया। मेन कोर ग्रुप में जब मेन टिकटें बढ़ती अमित शाह जी, नड्डा साहब के साथ, उसका मेंबर मुझे रखा। मेरे बेटे को टिकट दी, मेरे कहने से कई कैंडिडेट्स को टिकट दी, तो सम्मान पूरा मिल रहा है और आगे आप देखते जाइए, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। कुलदीप बिश्नोई को तो लोग सीएम के लेवल पर देखते थे। एक ऐसी पार्टी में आ गए जिसमें जनप्रतिनिधि रहने के भी लाले पड़ गए, फिर भी कुलदीप बिश्नोई बड़े खुश से लग रहे हैं।
नहीं और ऐसा नहीं कांग्रेस है। में ना खुश रहते थे। नहीं लाले कुछ ऐसी नहीं क्या पड़ेगी। भविष्य की उम्मीद दिख रही है? नहीं नहीं लाले नहीं है बिल्कुल भी। और जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि पूरा ज़बरदस्त सम्मान पार्टी दे रही है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, निसंदेह अब लोग चाहते मैं बनूँ, तो इस बार तो नायब सैनी जी हमारे कैंडिडेट हैं, उनको बनाएंगे मुख्यमंत्री। अब भविष्य में ईश्वर क्या चाहता है वो तो उनको पता है। 6 महीने पहले सांसद का चुनाव था तो पार्टी आपको सांसद बनाने का मौका देने को तैयार नहीं हुई। वो बाहर से रणजीत चौटाला जी को लेकर आए, वो पता नहीं उनके साथ आपने क्या किया, बड़े पर्चे फाड़े उन्होंने आपके खिलाफ, क्या कहते हैं? नहीं देखिए, रणजीत चौटाला जी को जो हिसार से उतारा वो फैसला मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ गलत था। क्योंकि एक आउटसाइडर का हिसार में लाना और जिनका कोई हवा वेव नहीं थी यहाँ पे, ये निसंदेह पार्टी को हिसार में भी, सरसा में भी और काफ़ी लोकसभा क्षेत्रों में नुकसान हुआ। पर आपने रणजीत चौटाला जी के साथ क्या किया? बहुत नाराज रहे आपसे कुलदीप बिश्नोई जी को, वो नाराजगी की खबर वबर है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं था। मैंने और मेरे लोगों ने, रणजीत चौटाला आपसे बहुत नाराज थे। अच्छा उनका मुझे उन्होंने कभी नाराज़गी जाहिर नहीं की। उसके बाद ही मेरी कई बार उनसे बात हुई है, उन्होंने जाहिर नहीं की नाराज़गी। और मेरे लोगों ने मन से काम किया उनके लिए, लेकिन लोगों का मन बन चुका था, गुस्सा था। एक तो टिकट गलत कटने का, दूसरा चौधरी भजन लाल जी के प्रति एक अभद्र टिप्पणी अनफॉर्चुनेटली निकल गई। उसको हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब हर घर में तो कुलदीप बिश्नोई पहुंच नहीं सकता। जी, तो कुलदीप बिश्नोई जी के साथ ये खेल कैसे हुआ? कुलदीप बिश्नोई के कारण से लोग राज्यसभा में पहुंच गए, और जब कुलदीप बिश्नोई को संसद में पहुंचने का मौका आया तो एक बाहर से व्यक्ति को लाके टिकट पकड़ा दी गई, और फिर भी कुलदीप बिश्नोई नाराज नहीं है। कांग्रेस में बड़े नाराज हो जाते थे कुलदीप बिश्नोई, ये भाजपा में नाराज होने में डरते क्यों हैं कुलदीप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ पूछ के करके सलाह मशवरा करके करती है, और मेरी भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। निसंदेह से मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने मुझसे कुछ वादे किए थे, राहुल गांधी ने। वो वादे जब वादा खिलाफी होती, मैं बड़ा भावुक किस्म का आदमी हूँ, सिद्धांत मेरी प्रायोरिटी रहते हैं। हार जीत और अच्छा बुरा का बाद में सोचता हूँ, पहले सिद्धांत सोचता हूँ मैं। तो जो मुझसे वादे राहुल गांधी जी ने किए, वो जब वादे पूरे नहीं हुए तो निसंदेह मेरे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची, मुझे भी ठेस पहुंची। हमने फिर कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल बजाया। आपने कहा राहुल गांधी ने मुझसे वादे किए, वो वादे पूरे नहीं किए। ये राहुल गांधी बेईमान हो गए, या प्रदेश कांग्रेस में ऐसे लोग थे जिन्होंने राहुल गांधी को वादे पूरे नहीं करने दिए? देखिए, इसका जवाब तो राहुल जी दे सकते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए, मैं ये कह। कुलदीप बिश्नोई इतने अनजान आदमी कब से होने लगे कि उन्हें पता नहीं है कि राहुल गांधी जवाब दे सकते हैं? नहीं देखिए, इसका जवाब राहुल जी दे पाएंगे, लेकिन निसंदेह फैसला राहुल जी ने करना था। तो अल्टीमेट फाइनल डिसीजन तो राहुल जी का ही था, तो उनको जो वादे किए थे मुझसे पूरे करने चाहिए। अच्छा, एक बार बताइए, कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, मतलब भजन लाल जी की विरासत कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गई। वो किरण चौधरी भी भाजपा में आ गई, यानी बंसीलाल जी की विरासत भी कांग्रेस में आ गई। ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए इतना कालीन क्यों बिछा दिया आप लोग? नहीं ऐसा नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हम इस इलेक्शन में दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी क्या है। और ये कांग्रेस पार्टी का गलत फैसला है कि भाई किसी एक व्यक्ति को सारा कुछ दे देना, मैं समझता हूँ गलत है। चौधरी भजन लाल जी भी जब कांग्रेस में सर्वे सर्वा थे, तभी इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, उन्होंने भी कभी एक छत्र नेता भजन लाल जी को, सभी को मिलजुल के बैलेंसिंग किया करते थे। लेकिन राहुल ने सिस्टम ये थोड़ा बिगाड़ दिया। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप कांग्रेस में बने रहते, किरण जी कांग्रेस में बनी रहते, तो भूपेंद्र हुड्डा को थोड़ा ज़्यादा परेशान कर लेते? ये भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी मदद कर दी आप लोगों ने कांग्रेस से बाहर आकर। बिल्कुल भी नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको बना के दिखाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा चलने के विषय में क्या कहते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। एक तरफा चल रही है तो कांग्रेस वाले जवाब देंगे, शैलजा जी दें, सुरजेवाला जी दें। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हम इनको इलेक्शन में रगड़ेंगे यहाँ पे। नहीं, ये तो बताइए कि शैलजा जी, सुरजेवाला जी आपकी कमी को वहाँ कुछ पूरा कर पा रहे हैं, या कुल मिला के भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए मैदान खाली हो गया कांग्रेस? नहीं, ये तो या तो आप बताएंगे या फिर शैलजा जी हुड्डा जी। तो फिर कुलदीप बिश्नोई जी क्या बताएंगे? मैं तो बीजेपी का और जनता का बता सकता हूँ। बीजेपी अच्छी पार्टी और जनता का मन है, इस बार हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है। बीजेपी में 9.5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे। एन लोकसभा चुनाव के पीछे खट्टर जी दिल्ली भेज दिए गए। ये सही फैसला, गलत फैसला है? बिश्नोई जी को क्या लगता है कुलदीप जी? देखिए, पार्टी जो फैसले करती है, बीजेपी में मैंने एक क्वालिटी देखी जी, जो कांग्रेस में नहीं है। जो मेन क्वालिटी ये देखेगी, वो हर चीज़ का तर्क देख के फिर फैसले करते हैं। जी, जैसे टिकटों का बंटवारा भी हुआ कांग्रेस में, जैसे हम लोग कह देते थे कि भाई ये 10 आदमी मेरे हैं, उनमें से 7 को मिल गई, 6 को मिल गई, ये होता था। यहाँ अगर मैं कहूँगा कि मेरे 10 आदमी हैं, तो उनके जो सर्वेज आते हैं, विनेबिलिटी है, कैंडिडेट की इमेज कहती है, तो हर चीज़ का तर्क वितर्क करके फैसले करते हैं। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, यानी कि बीजेपी में बैठा हूँ मैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तो आपकी वॉइस की वैल्यू है, ए, बी, ये मेरिट के आधार पे काम करते हैं। कुलदीप बिश्नोई बड़ा लीडर होगा, ठीक है, कुलदीप बिश्नोई को बड़े लीडर को सम्मान यहाँ दे देंगे,
लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई रिकमेंड कर रहा है किसी का टिकट, तो पहली प्राथमिकता, ठीक है, प्रायोरिटी पे रखेंगे उस आदमी को कि कुलदीप ने रिकमेंड किया तो निसंदेह अच्छा ही होगा। लेकिन अच्छा ही होगा वो टिकट देना पे विश्वास नहीं करते, वो मेरिट देखते हैं। ऐसे ही खट्टर साहब को जब ऊपर लेके गए तो निसंदेह मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कुछ देखा ही होगा कि भाई एक 9 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल, कोई पंजाबी वर्ग के भी नेता हैं, या कुछ और देखा, बीजेपी से काफ़ी पुरानी सेवाएं उनकी रही हैं, या कुछ और कैलिबर कुछ देखा होगा, उसको देख के ही ऊपर लेके गए। आपकी बात में बड़ा विरोधाभास है। खट्टर जी पे तो मैं बात करूंगा, पर अभी आप जो बता रहे थे कि देखो भाजपा में टिकट ऐसे मिलती है, कांग्रेस में ऐसे मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले कुलदीप बिश्नोई जी ने बताया कि ये रणजीत चौटाला को टिकट गलत दी थी। भाजपा में तो सब कुछ बड़े मेरिट पे होता है, सर्वे के आधार पर होता है, तर्कसंगत आधार पर होता है, और कुलदीप बिश्नोई जी को घर में बैठे देखते रहना पड़ गया और रणजीत चौटाला को रातों रात ला के और टिकट दे दी गई। फिर भी आप कह रहे हो भाजपा बहुत बढ़िया है, भाजपा में मेरिट में मिलता है, ऐसी कैसी मेरिट थी? इसका जवाब भी देता हूँ। बीजेपी ने पूरे देश के अंदर कैंडिडेट्स खड़े किए जी। सारे तो नहीं जीते, सब पे सर्वे हुआ होगा, सब पे विनेबिलिटी देखी गई होगी, सब पे ऑनेस्टी देखी गई होगी, तो वो कहीं ना कहीं चूक लास्ट राउंड पे हुई होगी। अगर सारी सीटों पे विनेबिलिटी फैसले सही हो तो फिर सारी सीटें बीजेपी या कांग्रेस जीत। तो कुलदीप भाई कहाँ पे चूक गए? विनेबिलिटी के आधार पे चूके या ऑनेस्टी के आधार पे चूके? मुझे नहीं पता, शायद कोई कास्ट समीकरण बिठाया होगा कि प्रदेश में इस जाति को इतने देने हैं, उस जाति को इतने देने हैं, या ये करना, या कुलदीप को हम यूज़ करेंगे लोकसभा में। हरियाणा राजस्थान ने मुझे भेजा भी था इन्होंने, या कुलदीप को आगे कुछ देंगे, कुछ सोच रखा होगा पार्टी ने। तो वापस खट्टर जी पे आते हैं। ये खट्टर जी को जो हटाया गया, इससे इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं या खराब हो रही हैं? देखिए, मैं नायब सैनी जी के बारे में बोलना चाहूँगा। नायब सैनी जी जो बने, उनसे निसंदेह एक अच्छा मैसेज लोगों में गया। खट्टर साहब ने भी अच्छा काम किया अपने टाइम पे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ फैसले उन्होंने जो किए उसके मैं भी व्यक्तिगत खिलाफ था, जिनको उन्होंने रिवोक किया नायब सैनी जी ने। और नायब सैनी जी में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो थकते नहीं हैं। मैंने उनको रात को 12 बजे भी देखा काम करते, भजन लाल जी की तरह सुबह सुबह भी देखा। तो एक अच्छे ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत लंबा अनुभव उनका रहा। मुझे तो राजनीति में चुनावी की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मेरे को बताया गया कि किसी ज़माने में वो स्कूटर पे जाके टाइप करके कागज़ लाया करते थे। तो जो इस ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, उसको निसंदेह आम लोगों की धारणाओं का पता होता है। उनको बनाने तो 57 दिनों में उन्होंने 100-125 के करीब फैसले, उन्होंने नई घोषणा या फैसले पुराने गलत थे बदलने का काम किया, जो मैं निसंदेह पार्टी को बहुत ही सिलेक्शन में लाभ मिल रहा है। तो नायब सैनी जी के कारण से पार्टी को लाभ मिलेगा, पर नायब सैनी जी को तो लोग अपने घर से बैरंग लौटा देते हैं। लोग वो मनाने के लिए जाते हैं और लोग जो है हाथ जोड़ के विदा कर देते हैं। नायब सैनी जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं अगर किसी आदमी से नाराज़ हूँ तो ये तो मेरी इच्छा पे है कि मानूँ नहीं मानूँ। चाहे नायब सैनी जी आएँ या कोई भी अमिताभ बच्चन आए या कोई भी आए, तो आई हैव टू सी, मेरे को देखना है। तो निसंदेह मनाने, इतना बड़ा आदमी, उनकी महानता आप देखिए। मुख्यमंत्री के पास सारे तामझाम और सीआईडीज होते हैं जी। उनको पता होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये मानेगा नहीं, फिर भी उन्होंने प्रयास किया जाके। वो उनकी महानता और पार्टी के प्रति उनकी लॉयल्टी है कि भाई मैं जाके मनाएं, वो देखना चाहिए। बाकी अगला गए उसको, हालांकि जिसके पास गए उसको मानना चाहिए कि भाई सब कुछ पता होने के बाद भी अगर एक मुख्यमंत्री आपके घर आ गया तो इसके बाद आपको अपनी निजी स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और पार्टी में लगना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा दूसरे परिवार के विषय में बात करते हैं। 4.5 साल जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार चली, सम्माननीय दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे। क्या देख रहे हैं जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को, कुलदीप बिश्नोई जी? देखिए, मैं बड़ी इमेच्योर पार्टी मानता हूँ। मेरे हिसाब से इमेच्योर लोग हैं, इमेच्योर पार्टी है। बाय डिफ़ॉल्ट डिप्टी सीएम बने, क्योंकि अगर आप उनके कैंडिडेट्स पे देखें, जिस तरह से उनके कैंडिडेट्स ने उनको छोड़ा और उनके डिप्टी सीएम बनते ही राम कुमार गौतम जैसे दिग्गज नेताओं ने भी विरोध उसी वक्त शुरू कर दिया था। तो ये वो था कि ये हायर किए हुए, पकड़े हुए लोग थे जो अपने दम पे जीत सकते थे। किसी कारण से उनकी पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया। अगर जेजेपी का व्यक्तिगत वोट बैंक है तो इस चुनाव में पता लगेगा कि उनका वोट बैंक है कि नहीं। तो दुष्यंत चौटाला के साथ भाजपा ने 4.5 साल सरकार चलाई। बीजेपी को कितना भारी पड़ रहा है दुष्यंत चौटाला को अपने सर पे बिठाए रखना? काफ़ी नुकसान है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई बहुत भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, हर चीज़ पे कमीशन फिक्स थी। तो निसंदेह खट्टर साहब के पाक साहब छवि थी, वही नायब सिंह सैनी जी के, कोई एलिगेशन नहीं, कोई घोटाले नहीं। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला जी ने करप्शन किया, जो लोग कहते हैं,
अगर वो करप्शन का सीधा सीधा, क्योंकि लोग कहते हैं कुलदीप बिश्नोई के अमेरिका में रहते हैं भाई, हरियाणा में ही रहते हैं ना। मैं क्या देखते हो आप, दुष्यंत चौटाला ने कैसा काम किया, जेजेपी ने कैसा काम किया, कहा लोगों के चक्कर में पड़े कुलदीप? देखिए, हम लोगों के बंदे हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो जो लोग कहते हैं हम तो वही कहेंगे ना। खुद भी मेरे से अगर कोई व्यक्तिगत करप्शन मेरे से पैसे मांगेगा तो बोलता मैं, लेकिन आम जन धारणा, आम लोगों को जो ये क्लियर इंडिकेशन था कि जो उन्होंने को करप्शन कमीशन फिक्स है वगैरह वगैरह, तो वो जो उन्होंने काम किए उनका सीधा नुकसान सरकार को हुआ। लाजमी बात है, डेप्यूटी सीएम ऑफ द पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे। पर काफ़ी हद तक बुद्धिजीवी लोग समझ भी गए हैं कि भाई ये हमारे छतरी के नीचे आके और नीचे हमारी जड़ें खोद रहे थे। एक और नेता है, नाम है उनका अभय सिंह चौटाला, जानते हैं ना आप? हाँ जी, एक और नेता है, नाम है उनका अभय सिंह चौटाला, आप जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बढ़िया तरह। वो बसपा के साथ गठबंधन में है, बता रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री मेरा ही बनना तय है। क्या कहते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन मैं अभय जी के बारे में एक बात जरूर कहूँगा, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। मेरी और चौटाला परिवार की ना कभी बनी ना आज बन रही, आगे का मैं कह सकता नहीं, लेकिन चौधरी देवीलाल जी की, भजन लाल जी से बड़ी चौटाला परिवार से हमारी नहीं बनी कभी भी। लेकिन एक आदमी की क्वालिटी मानता हूँ, अकेला एमएलए विधानसभा में देखता था और पूरी सरकार से बढ़ जाते थे। तो मैं उस बात से मैं कायल था कि भाई लड़ता रहता है, नॉन नेम भी कर दिया, निकाल भी रहे हैं आपके वो बंदे भी आगे उठाने के लिए, फिर भी केप्ट फाइटिंग। तो इस इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। लेकिन इस बार सरकार बनानी उनकी, मैं कह रहा हूँ, वो तो मतलब ऐसा हो गया कि भाई अभय जी कह दे मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊँगा, वो बात है। 1-2-3 सीटें आ सकती हैं मैक्सिमम, और कुछ। मतलब खाता खुलने की तो उम्मीद है उनकी, आगे खाता खुल सकता है। और जेजेपी का 0। अब एक बिंदु पे और आपसे जाना है, इस पूरे चुनाव के अंतर्गत किसान आंदोलन बार बार विषय बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, नेताओं को किसान आंदोलन के नाम पर क्षेत्र में प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। क्या देखते हैं कुलदीप बिश्नोई जी, जनता के बीच देखिए, रहने वाले नेता हैं? मैं इसमें कह सकता हूँ किसानों के लिए बहुत लंबा संघर्ष, मैंने व्यक्तिगत, इसमें थोड़ा लंबा आंसर होगा, इसमें मैंने व्यक्तिगत बहुत लंबा संघर्ष किया किसानों के लिए। मैं अपनी बात करना चाहूँगा पहले, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। हमने सबसे पहले तो किसानों के हित के लिए लाठियाँ खाई चंडीगढ़ में, उसके ये सबको पता है, मैंने, मेरे कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद किसानों की बेशकीमती ज़मीन SEZ के नाम पे कांग्रेस गवर्नमेंट गिरती, मैं सांसद था कांग्रेस का, फिर ही मैंने कांग्रेस के खिलाफ पद यात्रा की, गुड़गांव में विरोध किया। उसके बाद जब किसान आंदोलन शुरू हुआ बॉर्डर पे, तो 7 बार मेरा बेटा वहाँ गया, कार सेवा करी, 3 बार मैं गया। और आपका ये हिसार में चिकनवास टोल है, वहाँ 2 साल लगातार हमारा टेंट लगा रहा, जो भी किसान गए उनको खाना पीना पानी। तो हमें लगता है भी किसानों की मांगें कुछ जायज़ थी उसमें, और वो बात हमने ऊपर भी करी। लेकिन मैं इस बार थोड़ा लीक से हटके बोलना चाहता हूँ कि अगर किसानों के हित की बात कांग्रेस पार्टी करती है, तो जब किसान एजिटेशन पर थे तो कितने कांग्रेस के सांसदों ने इस्तीफे दिए, कितने कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफे दिए, और बीजेपी ने ऐसा क्या नहीं दिया किसानों को जो कांग्रेस से कम किया। कोई MSP कम कर दी हो या कुछ और चीज़ें, खाद कम के वेट को कम कर दिया हो, बीजेपी ने उससे बेहतर करने का प्रयास किया किसानों के लिए। लेकिन निसंदेह ये एक शुरू हुआ एक प्लांटेड एलिगेशन से, प्लांटेड चीज़ से, जब हुडा फैमिली ने शुरू करवाया, उसको फिर धीरे धीरे उसने एक उग्र रूप ले लिया। और उग्र रूप जब होता है, मॉब आता है, तो उसको समझाने में, संभालने में टाइम लग जाता है, वो थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन मैंने, मेरे बेटे ने मन से एंड तक, और रणधीर पनियार, हम सारी टीम, रणधीर हर टोल पे गया है, हरियाणा के हर टोल पे। और मैंने जैसा कहा, 2 साल तक मेरे खुद के व्यक्तिगत पैसों से खाना पीना रहना, कई 100 लोग रोज़ ट्रैक्टर जाते, खाना खा के जाते थे। तो हम तो किसान पुत्र हैं, किसान के साथ रहें, किसान के साथ में हैं। अब थोड़ा सा आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं, आदमपुर क्षेत्र के लिए आते हैं। हाँ जी, आदमपुर क्षेत्र पर आते हैं। भव्य बिश्नोई को आपने विरासत सौंप दी, कितनी जल्दी कर दी, कितनी देरी कर दी कुलदीप बिश्नोई ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि भव्य बिश्नोई को हमने पहले लोकसभा भी दिया था, उसमें एक पैशन है पॉलिटिक्स का। एक वो स्कूल में टॉपर रहा है, कॉलेज में टॉपर रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, ब्लू ब्लेजर होल्डर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, और हार्वर्ड में दूसरी मास्टर्स कर रहा है। तो हाईली एजुकेटेड है, पॉलिटिक्स पे उसने स्टडीज़ की हैं, और चौधरी भजन लाल जी की तरह उसमें एक जुनून है पॉलिटिक्स में आने। एज अ फादर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उसको पॉलिटिक्स में लाना नहीं चाहता,
क्योंकि मेरे दोस्त भी कहते थे, वो भी कहते थे कि यार पॉलिटिक्स थोड़ी अजीब हो गई है, देसी लोगों की ज़्यादा हो गई है। तो इसमें इतना पढ़ा लिखा लड़का, ये तो हार्वर्ड पढ़ रहा है, तो वहीं अमेरिका में तो बिजनेस कर ले, कुछ कर ले। अब मैंने मेरी वाइफ दोनों ने बोला कि भाई चौधरी भजन लाल जी की विरासत हमारे तक रहे, उसके मैं अभी तो 20-25 साल और पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, फिर आगे देखेंगे। तो मेरे बेटे ने कहा नहीं पापा, मैं आना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ लोगों के, और जो मैंने सीखा, अब मैं अब्रॉड रह के पढ़ाई से या इंडिया में या सोशल वर्क भी बहुत करता है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और मैं तब कर सकता हूँ जब मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँ। तो इट इज़ द राइट टाइम फॉर हिम टू कम, सही टाइम पे वो आया है। और लोकसभा में हमने प्रयास किया, लोगों उसको समझे नहीं उसको उस वक्त। अब अगर भव्य लोकसभा लड़ता या लड़े तो आप देखना हाईएस्ट वोट से जीतेगा। आप लोग समझ गए कि भाई ये रिजल्ट देने वाला आदमी है। तो विधायक भी भव्य ही लड़े, लोकसभा भी भव्य लड़े, तो फिर कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? नहीं, मैं अगर वो लोकसभा लड़ेगा तो हम विधानसभा लड़ लेंगे जी, वो विधानसभा आगे लोकसभा लड़ लेंगे। पर आपको नहीं लगता है कि नुकसान हो गया? कुलदीप बिश्नोई का जो स्टेचर था, कुलदीप बिश्नोई की जो वरिष्ठता थी, कुलदीप बिश्नोई का जो एक ऑरा था, तो हर बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाम आता था लेकिन शपथ नहीं होती थी। अगर कुलदीप बिश्नोई बने रहते तो शपथ वपथ हो जाती। भव्य के हिस्से में केवल इंतजार आता है। इस बार इंतजार ही रहेगा या आपको लगता है इस बार नहीं, इस शपथ बार करानी पड़ेगी? भव्य को शपथ मिलेगी। और अगर किसी, जैसे आपने, मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपने कहा बड़ा कद है या ऑरा है, वो ऑरा पद से नहीं कर्म से है। मतलब कर्म से रहा। मैंने लोगों के लिए लाठियाँ खाई, संघर्ष किया, ट्रैक्टर यात्रा, रथ यात्रा, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ा मैं लोगों के लिए। तो वो एक लोगों का विश्वास बढ़ा। पहले भजन लाल जी के ऊपर था, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। तो उस विश्वास, उस ऑरा को, उस सीनियरिटी को मेंटेन करने या बढ़ाने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं है। वो एक नाम ही काफ़ी है और संघर्ष ही काफ़ी है। और भव्य का जहाँ तक मंत्रिमंडल ने कहा, कि मैं आज फिर आपको दावे से कहता हूँ कि भव्य 100% इस बार कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो के साथ। तो आपको पूरा भरोसा है कि भाजपा की सरकार बनेगी? 100%। ये हुड्डा जी के घर पे जो लड्डू आपको वड्डू मेरे बन रहे हैं, चेहरे से उसके कहीं- संदर्भ में क्या कहते हैं? आपको मेरे चेहरे से कहीं लग रहा है कि मुझे कहीं शक भी है इस बात पे? 100% सरकार बनाएंगे हम। और हुड्डा जी के घर में जो लड्डू वड्डू बन रहे हैं उनके विषय में क्या कहना है? कोई नहीं, हम भेज देंगे उनके लिए जलेबियाँ हमारे जीतने के बाद। तो कुल मिला के जलेबियाँ भेज देंगे कुलदीप बिश्नोई। तो कुलदीप बिश्नोई जी, आखिरी बिंदु पर हैं हम, क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव के लिए? आप हरियाणा की जनता से, आप पूरे प्रदेश में एक आवाज़ रखते हैं, जनता टीवी है और कुलदीप बिश्नोई है, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? मेरी हरियाणा के मेरे साथियों से यही प्रार्थना है कि भी कांग्रेस और भाजपा का फैसला करने से पहले आप हर चीज़ को नाप तोल कर देखें, और ये देखें भी कांग्रेस पार्टी जब भी आई, इन्होंने सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार किए। भारतीय जनता पार्टी ने बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के रोज़गार से लेकर समान विकास, समान रोज़गार, समान काम करने का प्रयास किया। तो अच्छा और सही फैसला करें आपके परिवार हित में। और जितने भी पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी भजन लाल जी के अनुयायी हैं या मेरे संघर्ष के साथी हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि साथियों, हमें कोई नाराज़गी है छोटी मोटी, उसको बुलाकर हमें सबसे पहले बरस कांग्रेस पार्टी को रोक के बीजेपी की सरकार बना दें। तो ये थे हमारे साथ में कुलदीप बिश्नोई, जिनको भरोसा है कि एक बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्हें उम्मीद है कि जितने भी चौधरी भजन लाल जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, वो कुलदीप बिश्नोई के संघर्ष को भूलेंगे नहीं, और कुलदीप बिश्नोई की आवाज़ पर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पुरजोर से कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप बिश्नोई जी, और शुभकामनाएं इस विधानसभा चुनाव के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सादर प्रणाम।